चलो शुरू करते हैं। देखो हम लोग इस समय रोटेशनल फिजिक्स में हम लोग तीन चीजें कर चुके हैं। एक चीज हम ये समझ चुके हैं कि एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फीलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस क्या होते हैं वो भी समझ चुके हैं। हम लोग ये समझ चुके हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। हम लोग ये समझ चुके हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक, जो बच्चे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बता दे रहे हैं माइक है नहीं, इसलिए थोड़ा सा आवाज ऐसे गूंजेगी। तो आप लोग रिवाइज करेंगे लेक्चर को, तो क्योंकि लेक्चर पैदा किया हुआ है तो आइडिया मिल जाएगा क्या बोल रहे हैं। ईयरफोन लगाओगे ना, समझ में आ जाएगा क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो चैप्टर में चल रहा है उस चैप्टर को उसमें आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कैसे करेंगे। जैसे कि आपके लिए लीनियर फिजिक्स है, वैसे ही रोटेशनल फिजिक्स है। लीनियर फिजिक्स का वेलोसिटी अलग होता है, उसको u और v से दिखाते हैं। रोटेशनल फिजिक्स में चीजें रोटेट कर रही होती है। जैसे फैन, इमेजिन करो कि फैन को तुम स्विच ऑन किए तो फैन स्विच ऑन करते नाचता, वो स्विच ऑन करने के बाद उसके बाद एक पकड़ता है स्पीड, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो स्पीड पकड़ता ही रह जाएगा। इमेजिन करो अगर फैन ऑन किए और वो शुरू हुआ और तुमको पता नहीं कि जादुई फैन है 10 मिनट बाद तुमको पता चलेगा उड़ गया, सब उखड़ जाएगा 10 मिनट बाद, स्पीड चलता है आपको। इसका मतलब ये है कि ये जो फैन है, ये फैन एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाके सेट हो जाएगा और ये उसी पे चलता रहेगा। तो ये शुरू हुआ था जीरो से शुरू हुआ था घूमना, और बढ़ते 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 इसकी स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड हो गई। तो जहां तक इसकी स्पीड बदली है, जहां तक इसकी स्पीड बदली है वहां तक ये चैप्टर काम करेगा। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लेंगे हम लोग। लीनियर फिजिक्स में कभी भी रोटेशन की बात नहीं करते हैं। एंड डोंट बी कंफ्यूज, किसी कर्व पाथ का जो मोशन होता है, जैसे आप सीधे चल रहे हैं, आपको कहीं टर्न लेना है, वो सब अलग चीज है। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं जाता नहीं है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाता, तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मूव करता है। अब यहां पर एक एडिशनल नॉलेज ऐड कर लो इसमें, ये रीड और उसमें काम आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास जैसे एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज, तो एयरक्राफ्ट में कोई भी हवाई जहाज आप कंसिडर कीजिए, किसी भी तरह का, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट, एरोप्लेन, रॉकेट, कुछ भी, ड्रोन, बुलेट, कुछ भी, जो चीज हवा में फ्लाई करती है, जब भी वो चीज ऐसे रोटेट करती है, ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है। ये नियम है दुनिया का। जब उसको खुद से रोटेट करना होता है तो पूरे एयरक्राफ्ट में या पूरे जहाज में सब चीज को रोटेट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है। बाकी मासेस उसके अबाउट रोटेट करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है कि जब भी वो चीज मूव करती है, रोटेट करती है, फ्रीली की हम बात कर रहे हैं, पकड़ के रोटेट करो तो बात अलग है, तो वो अपने सीएम के अबाउट रोटेट करती है। सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास, और उस पर जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है उसी को तुम कहोगे सीजी का लोकेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बात दिमाग में रखो कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग शब्द हैं, लेकिन जहां पर सेंटर ऑफ मास होगा, कहने का मतलब जहां पर मास होगा वहीं पर तो ग्रेविटी गुणा करोगे। वेट कैसे निकालते हैं, m/g से, तो इसीलिए वही पॉइंट बन जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में लीनियर फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को समझोगे तो काम बन जाएगा। कुछ बातें ध्यान रखनी है। लीनियर फिजिक्स में जो मास होता है वो रोटेशनल फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल प्ले करता है। लीनियर फिजिक्स में जो एक्सेलरेशन होता है वो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है। लीनियर फिजिक्स में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो रोटेशनल फिजिक्स में फिर से एक वेलोसिटी बनेगी, उसका सिंबल देखो। इनिशियल वेलोसिटी को तुम यहाँ पे ओमेगा 1 से बोल सकते हो। ओमेगा और डब्ल्यू में डिफरेंस है, हम यहाँ पे डब्ल्यू नहीं ओमेगा लिख रहे हैं। ओमेगा, राइट, ये ओमेगा है। ओमेगा 1 कह सकते हो, कहीं कहीं ओमेगा नॉट कहा जाता है, कहीं कहीं ओमेगा इनिशियल कहा जाता है। ठीक है, या फिर ये तो तीनों स्टैंडर्ड तरीके हैं दिखाने के इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को। लेकिन अगर राइटर बदल जाए, बुक बदल जाए, देश बदल जाए, कंट्री बदल जाए, तो ये सिंबल्स चेंज हो सकते हैं। तो सिंबल्स के बारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सिंबल्स कुछ भी हो, इनिशियल वेलोसिटी है, जो v होता है वो बन जाता है फाइनल वेलोसिटी। सेम ऐसे ही इसको ओमेगा 2 कर देते हैं, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा नॉट से ओमेगा कहते हैं। ठीक है, जिस बुक में ओमेगा 1 यूज होगा इनिशियल के लिए, उस बुक में ओमेगा 2 यूज करेंगे फाइनल के लिए, ये ओमेगा 2 होगा। ये ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा, और ये ओमेगा
ओमेगा फाइनल हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये तीन चीजें मिल गई। अगर आप लोग लीनियर वेलोसिटी का इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी लीनियर फिजिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन देखे तो तीन मोशन था, तीन इक्वेशन था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें v आया, u आया, a आया, t आया। अब देखिए, चाहे आप लीनियर पढ़िए चाहे आप रोटेशनल पढ़िए, समय हर जगह सेम है। ठीक है, तो समय मतलब टाइम जो है वो इसमें भी t है और इसमें भी t रहेगा। ठीक है, अब लीनियर फिजिक्स में क्या होता है, जब आप चलते हैं तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उस डिस्टेंस को शो करने का तरीका होता है। मतलब लीनियर फिजिक्स में जो डिस्टेंस होगा या वो x से शो करेंगे या s से शो करेंगे या d से शो करेंगे, ये कॉमन वो है वेरिएबल्स डिस्टेंस को शो करने के या डिस्प्लेसमेंट को शो करने के। अब इसमें क्या होता है, हम लोग उसको थीटा से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते, हम लोग क्या ट्रेवल करते हैं, एंगल ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एंगल ट्रेवल करते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप ओमेगा ट्रेवल करते हैं तो आपका यूनिट क्या होगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि आप एंगल ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये यूनिट बनेगा RAD, ये रेडियन का शॉर्ट फॉर्म है, डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है ना, चाहे इसके लिखिए चाहे इसके लिखिए, रेडियन पर सेकेंड होगा। सिमिलर वे अगर इस ए का यूनिट आप लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, तो इस अल्फा का यूनिट आप लिखेंगे रेडियन, सॉरी स्क्वायर आएगा बेटा, माइनस RAD रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट मीटर लिखते हैं, थीटा का यूनिट लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पढ़ाया जाता है कि एक रेडियन डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है एक रेडियन। ट्रिक बताए थे 57.3 होता है। एग्जैक्ट अगर आप चेक करें कि एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है तो वो ट्रिक से याद रखो, लगभग 60 डिग्री के बराबर होता है एक रेडियन। तो अगर तुम देखो 90 का ही पूरा होता है, इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, एक हिस्सा यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ पे, तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। तो रेडियन यहाँ कहीं आता है, यहाँ कहीं आता है, पूरा लोगे यहाँ तो 60 हो जाएगा, 60 नहीं आता, वो 57.3 आता है। 57.3 डिग्री का जो होता है उसको एक रेडियन कहते हैं। और अगर तुम फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाओ कि अच्छा ये याद कैसे रखना है, उसका एक आसान तरीका है। हमको ये पता है कि एक पाई में 180 डिग्री होता है, एक पाई का मतलब 180 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, ऐसे क्या होगा 3.14। ठीक है, तो अगर इसका 3.14 समझें तो इसको आप डिवाइड करते हैं 3.14 से, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए पाई से, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 3.14 से। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा जो हम बोल रहे हैं 57.3। तो ऐसे भी तरीका है दिमाग में फ्यूचर में जब भूल जाए तो याद करने का, क्यों एक घंटे में कितना होता है। अब ये भी हो गया काम। अब देखो हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं वहां उस तरह टर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके जैसा इक्वेशन हम रोटेशनल फिजिक्स में लिखेंगे तो हम इसको ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं मेरे क्लास में। इससे क्या होता है, इजी रहता है समझ में, अच्छा इनिशियल ये फाइनल है। 1 2 भी ठीक है, ये थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है मेरे टाइम से जब हम 11th में थे, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन में वो लोग इसको करके सॉल्व करते हैं। अपना अपना माइंडसेट है, हम इसको ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, जिसका ये कंफर्टेबल उसको यूज कर सकता है। तो अब v को लिखेंगे हम ओमेगा फाइनल, लास्ट स्पीड है ये, इसको लिखेंगे ओमेगा इनिशियल, और इसको लिखेंगे अल्फा, इसको लिखेंगे टाइम, ये हो जाएगा अल्फा टी। तो ये आपका इक्वेशन बना जो यूज होगा रोटेशनल फिजिक्स में। अब एक बात तो सुनो, एक चीज तुरंत बता दें, जब हम लोग वो वाला फिजिक्स यूज लीनियर पढ़ते हैं तो लीनियर में जब हम लोग मोशन को समझ रहे होते हैं तो वहां पे दो तरह का मोशन शुरू में ही डिफाइन कर देते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारा गेम नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सीलरेशन आता है, जहां जहां एक्सीलरेशन वहां मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक यहाँ भी है, जब आप रोटेशनल मोशन चेक करते हैं, अब फैन वाले में दो केस होता है। एक तो स्पीड 0 से बढ़ते 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 कहीं पहुंचेगी। मान लो कि हम फैन ऑन किए और ये जो रेगुलेटर है वो 3 पर सेट है, तो 0 से बढ़ते 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 3 तक आएगा। अब उसको कोई स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो अब जो हमारा पंखा है वो 0 से 3 तक में नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। 0 से 3 तक गया है, लेकिन जब एक बार 3 तक पंखा पहुंच गया तो वहां से वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। फिर अब यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि वहां पर अल्फा का मान 0 हो जाता है, क्योंकि जैसे ए 0 हो जाता है, नो एक्सेलरेशन, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म में अल्फा 0 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन समझते हैं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन के एनालॉगस इक्वेशन लिखना चाहते हैं रोटेशन में, S को रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू यूटी ओमेगा इनिशियल टाइम, ये यू इनिशियल स्पीड है ना, तो इनिशियल स्पीड के लिए हम देखो ओमेगा आई यूज करेंगे, टाइम सॉरी टी हाफ ए टी स्क्वायर हाफ अल्फा टी स्क्वायर कर देंगे, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन गया। अब जरा सा यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे लेक्चर, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, अगर इसी को यूनिफॉर्म के लिए बनाएंगे तो अल्फा डी हो जाएगा, तो हमारे पास ये पोर्शन बच जाएगा। तो यहां से हम थीटा इज इक्वल टू अल्फा टी लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं, ये ओमेगा इनिशियल होगा, ओमेगा इनिशियल होगा। अब देखो हम लोग यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि कोई फैन है जो 5 रेडियन पर सेकेंड, जब रेडियन को फील करो 5 रेडियन बोल दिए, एक रेडियन में 57 डिग्री होता है बेटा, एक रेडियन में 57 डिग्री, 5 बोल दिया मतलब लगभग 60 मान के चलो 300 डिग्री हो गया, मतलब एक राउंड 2 राउंड 3 राउंड पर सेकेंड में, ये पंखा एक सेकंड में 3 राउंड घूम रहा है क्या? घूम रहा है, उससे ज्यादा घूम रहा है। हाँ हाँ बेटा, हाँ 360 डिग्री बनाएगा, तो इस सेकंड में फास्ट घूम रहा है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कितना घूम गया। नहीं मतलब हाँ अक्सर बता नहीं सकते, लेकिन ये तो क्लियर है कि वो एक सेकंड में 300 ज्यादा घूम रहा है, एक सेकंड में एक चक्कर ज्यादा पंखा घूम रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो मोशन में है, मतलब एक सेकंड में एक चक्कर ज्यादा मार रहा है ना, तो एक सेकंड में तो आप 3 चक्कर बोलना, 3 चक्कर, अरे सॉरी हम ही गलत बोले, हम 5 रेडियन बोल करके कंफ्यूज करवा रहे हैं तुम लोग को 300 डिग्री पर, एक चक्कर में 360 डिग्री होगा ना, तो 360 का मतलब वो एक भी कंप्लीट नहीं किया एक सेकंड में, बस ऐसे चला, जैसे टक 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 टक, इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है ये पंखा, बहुत तगड़ा चल रहा होगा रेडियन में अगर देखे तो। अच्छा ये एक सेकंड में कितना चक्कर मार रहा होगा अंदर? 4 चक्कर मार रहा होगा एक सेकंड में, 4 चक्कर का मतलब 360 में 4 से गुणा करें 1440 डिग्री, मतलब 60 डिग्री उतनी बार मार दे रहा है। 360 का मतलब दो पाई हुआ, 360 का मतलब 2 पाई हुआ, 8 पाई रेडियन, 8 पाई रेडियन बहुत हो जा रहा है, 8 पाई रेडियन, ठीक है। चलो तो ले करके हमको अगर इस पर क्वेश्चन करना हो कि इस पंखे की स्पीड मान लो 5 रेडियन पर सेकेंड है, और हम पूछें कि अगर ये पंखा 5 घंटे चला, 5 घंटे के लिए पंखा चला तो कितना एंगल ट्रेवल किया, ठीक है, तो निकल जाएगा, उसमें अल्फा है नहीं, यहां लगाएंगे आंसर निकल जाएगा, ठीक है, आसान है। थीटा तुमसे पूछ रहे हैं, ओमेगा इनिशियल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ओमेगा इनिशियल करने के बराबर ही है, इसको सिंपल ओमेगा कर देंगे। टाइम हम पूछे तुमसे 5 घंटे में, तो यहाँ पे एक चेंज करना हो, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये बताइए रेडियन पर सेकंड में था, तो ये सेकंड में रहे, ये आवर में अच्छी बात नहीं है ना, हमारा देश भारत है, सब यूनिफॉर्म रहना चाहिए, अगर ये सेकंड ये भी सेकंड में, इसको याद कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इसको करें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसके हिसाब से अगर देखें तो v u 2as, ओमेगा फाइनल है ये, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये u स्क्वायर है, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर 2as, तो यहां लिखेंगे 2 अल्फा थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल फेज के लिए, ठीक। अब जैसे देखो, अब तुम लोग इतना लिस्ट कॉपी कर लेना, हम यहां पे लिखते हैं। अब जैसे देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो हम लोग जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग जब फिजिक्स में मैकेनिक्स का पोर्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें जो ये यूनिट जो चल रहा है फिलहाल, ये लास्ट माना जाता है, रोटेशनल फिजिक्स लास्ट यूनिट होता है। तो काइनेटिक्स से लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, ग्रेविटेशन और ये रोटेशनल फिजिक्स, ये सब मिलाकर के बनता है हमारा मैकेनिक्स, ठीक है। अब जो जिस चीज को हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं फिजिक्स में, एक्चुअली मैकेनिक्स के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स।
तो फिजिक्स का शुरुआत का चैप्टर को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, उसके बाद के चैप्टर्स हैं उनको बोलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग फोर्स, मोमेंटम, इन चीजों की गणना करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्लियर हो गया, डायनामिक्स क्लियर हो गया। जब ये पूरा हो तो बोलिए मैकेनिक्स पढ़िए, फिजिक्स में बोलिए मैकेनिक्स पढ़िए। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अलग अलग यूनिट्स पे, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब चीजें अभी आना बाकी है। तो इसे तुम जब भी देखोगे ना फिजिक्स में, तो नाम में x लगा रहता है। डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फिजिक्स में x लगा हुआ है। इश्क मत समझ लेना भैया, नहीं कुछ मत वाले बैठे हुए हैं कहीं वैल्यू। तो अब ऐसा है कि हम लोग को ये चीज समझना है कि हम लोग फिजिक्स का जो भी पोर्शन करेंगे, फिजिक्स का जो भी पोर्शन करेंगे, उसमें फाइनली आपको जा करके यही सब चीज निकालना होता है। या एनर्जी निकालनी होगी, या स्पीड निकालना होगा, या मोमेंटम निकालना होगा, या ऐसा होगा कि उस चैप्टर में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उस टर्म को निकालने का तरीका का बेसिक यही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है जो बच्चा मैकेनिक्स में ठीक है वो पूरे फिजिक्स में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो जिस बच्चे को भी फिजिक्स रिवाइज करनी होती है, सबसे पहले अपना मैकेनिक्स को स्ट्रांग कर लिया, मैकेनिक्स स्ट्रांग हो गया, बाकी क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं, मैकेनिक्स प्योर मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं। प्योर मैकेनिक्स, उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल। काइनेटिक का हम डिफिनेशन लगाते हैं, ये सिर्फ मोशन पर डिपेंड करता है। अब आपकी इस सब्जेक्ट में इतनी उम्र बीत चुकी है कि आप ये समझ जाएं कि मोशन दो तरह का है, लीनियर वाला और रोटेशन वाला। तो लीनियर मोशन प्योर वाला हम देख लेते हैं, कार चल रही है, बस चल रहा है, ट्रक चल रहा है, प्लेन उड़ रहा है, ये सब लीनियर का था। रोटेशन में पंखा चलेगा, लट्टू चलेगा, लट्टू तो लट्टू क्या बोलते हैं, टॉप, हाँ लट्टू आपको लट्टू बोलते हैं लट्टू को, ठीक है। तो ये सब रोटेट करता है। और क्या रोटेट करता है, धरती रोटेट कर रही है। आप लोग अभी पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री में, या फिर मॉडर्न फिजिक्स से हम पढ़ाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है न्यूक्लियस के अराउंड, बट वो सेल्फ में भी रोटेट करता है। आप लोगों की केमिस्ट्री में एक टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, उसमें जो लास्ट नंबर होता है एस, उसका मतलब होता है स्पिन। उसके दो ही आंसर होते हैं, या +1/2 या -1/2। तो इलेक्ट्रॉन जो उसको या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज। अब इलेक्ट्रॉन की पता है इस रोटेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की इसी रोटेशन से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, इस वाले रोटेशन से। और जब कई सारे इलेक्ट्रॉन सेम सेट में आ जाएं तो वो मटेरियल मैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन अगर वो इसको कैंसिल आउट करते रहेंगे तो वो मतलब ये मैग्नेटिज्म नहीं है। लेकिन तब से देखो नेचर में कैसा कैसा हो रहा है, नेचर में कई तरह मटेरियल बनते हैं अपना। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को समझाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो उस चैप्टर में थी वही इस चैप्टर में होगी, पोटेंशियल जो उस फिजिक्स में थी वही यहाँ फिजिक्स में होगी। पोटेंशियल एनर्जी का देखना देना नहीं है। जब आप यूपीएससी का एग्जाम फिजिक्स से देंगे ना, जैसे हम शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर यूपीएससी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब आप यूपीएससी का फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ना फिजिक्स में से चुनना होता है कि कौन सा फिजिक्स, पेपर 1 में कौन सा फिजिक्स, पेपर 2 में कौन सा फिजिक्स, क्वांटम, मॉडर्न, ये वो, रे, ऑप्टिक्स, सराउंड, वेव, बहुत मजा आ जाता है पूरा। तो हालांकि हम फिजिक्स में ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट था फिजिक्स में, इतना ज्यादा कि हम पूरा फिजिक्स पढ़ के रखे हुए हैं। अब उसी को भूल ना जाए इसीलिए पढ़ा देते हैं फटाफट यूट्यूब पे। नहीं तो एक उम्र आ जाएगी जब चीज भूलने लगेगा तो उससे पढ़ाने में दिक्कत होगी, ऐसे पढ़ाई भौकाल रहेगा ना अपना। अब देखो हम लोग शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे ही कंपेयर करेंगे हम लोग, इक्वेशन लिख करके 12mv², ये हमारा लीनियर फिजिक्स का काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, चेक करो। एम को ओमेगा से नहीं बेटा, एम को किससे रिप्लेस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, आई से, आई फॉर इनर्शिया। एम को आई से रिप्लेस करेंगे तो हाफ को हाफ रहने दो, आई कर दो, इस वी को क्या करेंगे इनिशियल। अब हम बताते हैं। देखो ओमेगा फाइनल। सुनो, बच्चे सोचेंगे, बताने कंफ्यूजन ना करेगा, बच्चे सोचेंगे अच्छा वी लिखा हुआ है मतलब वी लिखा हुआ है मतलब ये सिंबल आएगा, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी चेंज भी हो सकती है, जो होना होगा इस मोमेंट पे वो हो सकता है। अगर मान लो इनिशियल में है कुछ ओमेगा आई है तो वो ओमेगा आई वाला रख देंगे, कुछ दूर चल करके गेन कर लिया वेलोसिटी तो हम वो वाले वेलोसिटी डाल देंगे। मतलब जिस टाइम पे जो वेलोसिटी है जरूरत नहीं है सेम ही वेलोसिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओमेगा आई आएगा, ओमेगा आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जिस टाइम पे जितनी वेलोसिटी हो उतनी डाल देंगे, आप ओमेगा फिलहाल डाल देते हैं। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये चीज जब बच्चों की क्लियर हो जाती है तो रोटेशनल फिजिक्स आधा से अधिक खत्म हो गया। अब बस एक चीज बचती है जो अभी रोटेशन बच्चों को परेशान करती है, वो सिर्फ ये है एनर्जी का जनरेशन इस चक्कर में कैसे काम करता है। जैसे देखो, अगर मान लो कि
इमेजिन करो कि कोई चीज रोटेट कर रही है, कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। हम कह रहे हैं अपनी जगह खड़ी है और नाच रही है, ठीक है, जैसे अपनी जगह खड़ी होकर नाच रही है। तो जब कोई चीज अपनी जगह खड़ी होकर नाच रही है, ये एक केस हो गया। अब मान लो कोई चीज चल रही है, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। अब एक टास्क दे रहे हैं आप लोगों को, वो टास्क ये है कि आप चलिए भी और रोटेट भी कीजिए। पता नहीं चलेगा सबका आ गया है। अपनी चाहिए ऐसे करना है, प्रमोट हो जाएगा अगर हम दिखाते हैं कौन सा ड्रिंक हम पीते हैं तो सेल बढ़ जाएगी। हाँ, सही है। वो वाला नहीं था, एक तो इंस्टाग्राम पे कौन सा तो फुटबॉलर था वो हाँ, वो रोनाल्डो बॉटल किनारे कर देता है ना। अरे बॉटल नहीं, कोको कोला होता है वो। कुछ तो होता है, वो हटा देता है, कोल्ड ड्रिंक हटा देता है और पानी यूट्यूब वाले देखो, मेरा वाला क्रेज है, हटा देना, सुसाइड कर देते हैं पानी की बोतल। अरे वो पानी की बोतल तो लेता है। हाँ लेता है ना, हाँ, और उसको हटा देता है, कोको कोला वाली बॉटल को हटा देता है। सेल गिरेगी किसी और की। आप लोग खाना कैसे लेंगे? अरे हम खाना नहीं खाते, किचन खाना खाओगे पढ़ा नहीं खाएंगे। चलो नहीं नहीं बेटा रहने दो, सेल बोल रहे क्या उसका। चलो अब हम लोग समझते हैं इस चीज को, हमारे ये काम हो गया। अब देखो हम बुलाना चाहेंगे मेरे प्रिय, जरा हम लोग फील करो कि रोटेशन में यहां से यहां तक चलो, लेकिन रोटेट में चलना है, इस पर नहीं टकराना, इधर नहीं गिरना है। गिरो पे उस पर टकरा गिरे पास से बाहर कर देंगे। रोटेट करो, चलते चलते इधर भी आओ। ठीक तो किया है ना, हाँ, ठीक किया है, हाँ। बाहर नहीं जाएगा। नहीं। अप्लाई करो बेटा, आप भी ट्राई कीजिए एक बार, क्या दिक्कत है, ज्ञान बट रहा है। चलो रोटेट करो, वेरी गुड। हाँ सही तो कर रहा है, सही कर रहे कि नहीं, ग्लास बाहर जाएगा नहीं। गुड, आ जाओ ट्राई करो। और देखो देखो यार ओ भाई साहब, बहुत तेजी में। अच्छा वो विष नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो ये है कि यहाँ पर हमको ये समझना है कि अगर आप एक साथ दो तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब आपके पास दो तरह की एनर्जी होनी चाहिए। एक एनर्जी वो होनी चाहिए जो आपके सेंटर, आप देखो इमेजिन करो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मेरे पेट के अंदर कहीं पे वो लोकेशन होगा, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ तो फैट है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ से आएगा, यहाँ हो नहीं सकता। तो मतलब वो अंदर जाकर के कहीं पॉइंट होगा यहीं पे कहीं पे जो सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। जो मोटे लोग होते हैं उनका तो यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, मोटे होते हैं सेंटर ऑफ बॉडी ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास जब देखो बता रहे हैं आपको, बता रहे जब आप फ्री रोटेट करेंगे तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे, वो नहीं मूव करेगा। तो मान लो अगर हम रोटेट कर रहे हैं, अभी ऐसे कर रहे हैं, तो वो तो मूव ही नहीं कर रहा ना, वो तो अपनी जगह पड़ा हुआ है। इमेजिन करो ना, वो तो वहां पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम ऐसे चल रहे तो इसका मतलब वो जो पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ नहीं है, वो चल रहा है। मेरी फिजिकल बॉडी अलग रोटेट कर रही है लेकिन सेंटर ऑफ मास अलग चल रहा है। यहाँ इसका मतलब कि इस वाले केस में आप लीनियर और रोटेशन को मिक्स कर दिए। एक्सिस तब चेंज होगा ना? हाँ बेटा, वो जो ये एक्सिस है ना ये चलने लगा होगा, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? अब ये जो एक्सिस की बात कर रहे हैं ये एक्सिस अब मूव कर रहा है, अब ये एक्सिस साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप अब ये मोशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, ये जो रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन तो इसी के अबाउट हो रहा है, ये बात समझिए, रोटेशन इसी के अबाउट हो रहा है, समझना? हाँ सर। क्योंकि ऐसे ही तो कर रहे हैं ना, मतलब आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि इस मिक्स वाले मोशन में भी आप रोटेशन को अलग से समझें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम किसी चीज को ऐसे 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 रोटेट करवाते हैं, ऐसे 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 रोटेट करवा रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक, ये रोटेट भी कर रहा है और आगे जा रहा है, इसमें हम लीनियर मोशन मिक्स कर दिए। तो इमेजिन करो ये अपने सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये आगे भी जा रहा है। आगे जाने का मतलब तो ठीक है ये आगे जा रहा है, अब आगे जाने की स्पीड कुछ और हो सकती है, v कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम हाफ mv स्क्वायर बोल देंगे, उसका काइनेटिक निकल गया। और इसका जो रोटेशन वाला काइनेटिक एनर्जी है तो वो हम हाफ i ओमेगा स्क्वायर से निकालेंगे। तो अब देखो तुम लोग 9th क्लास में नहीं, अब तुम 11th क्लास में हो। अगर कोई भी चलान बंद करके तुम लोगों से पूछा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, कसम बता रहे हैं बताना, हाफ इसका क्या होता है, उसकी हीरो निकल जाएगी, तुम फट से बोलो ये,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो चकरा जाएगा 2 मिनट के लिए, बोलेगा रोटेशनल क्यों बोल रहे हो? उसको तुम जवाब दे देना तलाक से, यार सारे तुम बताए थे कौन सा पूछ रहे हो? तुम बोलते काइनेटिक एनर्जी, मेरा मन हम ये बताए जरूर बताए, आप फिल्टर कर दीजिए अपना क्वेश्चन में फ्रीडम था ना हमको, आप पूछते काइनेटिक एनर्जी, हम बता रहे हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कितना का जवाब दोगे आप सब बतियाना छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं हाँ एक और चीज और, अगर कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, तो उसको तुम ना ऐसे बता दो हाफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां भी वो आपसे मेंशन नहीं किया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो आप स्प्रिंग का बता दीजिए। जैसे मान लो हम किसी दुकान पे जाएं, हम बोले कि खाने को दो, तो वो हम खाने को देगा, कुछ दोस्त पसंद देगा, भले उसके पास सब कुछ रखा है जो आपको चाहिए, लेकिन आप उससे बोलते नहीं। अगर वो आला बोलते मैं पिज्जा ही लीजिएगा, तो पिज्जा दे देगा आपको, कुछ खाने को तो ले जाओगे, तो हम तो वही खाने के लिए नहीं बिक रहा है, तो माफी को देते एक्चुअली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये बहुत अच्छा सबको याद नहीं रहता है, क्योंकि एक्चुअली जब तक बच्चे यहाँ तक पहुंचते हैं ना, उनका मोटिवेशन फिजिक्स में खत्म हो चुका होता है। बच्चों का मोटिवेशन लॉस ऑफ मोशन तक बना रहता है, ये आप ही लोग के साथ नहीं है, सबके साथ, दुनिया में सबके साथ है, हम लोग के साथ होता है। तो इसमें मोटिवेशन कब आता है? जब टेस्ट होता है, जब टेस्ट होगा अरे यार याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो खाली उसमें भी प्रॉब्लम ये कि जब तक टेस्ट हो रहा है तभी तक आपको चीज याद रहेगी, उसको फिर भूल जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जो चीज की होती है ना, वो सब चीज ज्यादा दिन तक चलती है, याद रहती है। ये साइकोलॉजी है, बाद में भूल जाती है, इसलिए इसका रीजन से करना होगा। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को ऐसे बोलिए कि ठीक है लीनियर फिजिक्स हो गया है, रोटेशनल फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट मान के चलिए, तो इससे क्या होगा, आप इसको अलग से अप्रोच करेंगे, तो ये चीज ध्यान में रहेगी। हो गया काम हमारा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, और हम लोग इस क्वेश्चन में ये समझना चाहते हैं, एक डायग्राम को देखना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो याद ही होगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, वेरी गुड। हमारे पास वैल्यू है सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ये चीज कैमरे में आ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि ये हमारा ऐसे करके कोई डिस्क है, और बेटा जो बीच में जो चीज को होल्ड करती है उसको इंग्लिश में स्पिंडल कहते हैं, SPINDL, वेरी गुड, स्पिंडल कहते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे चलो स्पिंडल लगा हुआ है कोई, यहाँ पे स्पिंडल जाम है, और इसके अंदर बढ़िया से क्लिप डाली है, ये रोटेट कर सकता है। अब चलो मान लो हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाल दिए, ऐसे प्लास्टिक का कुछ भी थोड़ा सा। अब हम यहाँ से एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉल जाके इसी टुकड़े को हिट करेगा, ठीक है। इस टुकड़े को मासलेस मानना है, इमेजिन करना है कि थोड़ा मासलेस है, क्योंकि इसका मास दोगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें एम ऐड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो हम इसका मासलेस मान रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन में पुली और रस्सी सॉल्व करते हैं, तो रस्सी और स्प्रिंग सब मासलेस मान के चलते हैं। अब देखो यहां से जब ये बॉल यहाँ पे जा रहा है, तो हम बॉल का मास तुमको दे रहे हैं, बॉल का मास बॉल ये दे रहे हैं 2 kg, और यहाँ पर बॉल की स्पीड दे रहे हैं, स्पीड बॉल यहाँ पर दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये बॉल इससे टकराएगा, तो जब देखो एक चीज, बॉल जब यहां से यहाँ पहुंचेगा, टकराने में कोई लॉस हम नहीं दे रहा आपको, कोई लॉस नहीं है। अगर लॉस होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हम कह रहे हैं यहां से यहां तक में कोई लॉस नहीं है। अब ये चीज धक्का मारेगा, ये रोटेट कर जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि जब ये रोटेट करेगा तो उस समय इसका ओमेगा कितना होगा, रोटेशन एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना होगा, ठीक है। हाँ, खुद से सोचिए ओमेगा कैसे निकालेंगे, अगर निकल गया तो अच्छी बात है। हाँ सुनो, इस बता दे रहे हैं, इसका मास और रेडियस ले लो, जो डिस्क है डिस्क का मास ले लो 1 kg, और डिस्क का रेडियस ले लो 1 मीटर, ठीक है। अब ट्राई करो बेटा, फिर हम बताते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में जो बच्चे इसको ऐसा किए कि देखो थॉट प्रोसेस क्या है, जो बच्चे हैं वो सोचे कि ठीक है इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है, जब ये इससे टकराएगा तो ये यहाँ पे टकराएगा तो ये नाश करेगा। तो बच्चे क्या किए, इसका काइनेटिक एनर्जी जब इसको मिलेगा इसको, तो वो बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका वाला लीनियर काइनेटिक एनर्जी जब इससे टकराएगा तो ये बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमको ये कैसे पता कि ये हो जाएगा, क्योंकि चुपचाप ये रुका हुआ है, जब ये टकराए तो नाचने लगेगा। अब यहां पर हमको एक अजम्पशन देना है, उस अजम्पशन के बाद ही ये क्वेश्चन लग पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन लग पाएगा। अजम्पशन क्या देना है, ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही है या आधी मिल रही है, 3 मिल रही है, मतलब कितना मिल रहा है।
आधा दिया मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्योंकि इसके पास जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ की वैल्यू हाफ, एम की वैल्यू 2, तो ये एम एंड हाफ कट गया, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4 जूल। जूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारा ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट केजी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है। तो 4 जूल एनर्जी इसके पास है फिलहाल। अब ये इसको टकरा रहा है जब जाकर के, तो ये पूरा का पूरा 4 जूल दे दिया या आधा दिया वो नहीं पता ना हमको बेटा, इसको हम क्लियर नहीं था आइडिया। लेकिन अब हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि जब इससे टकराता है, टकराने के तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तब ये क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोल देते कि when the ball strikes with the plate or whatever pin or whatever, then it transfers half kinetic energy, तो उस कंडीशन में 2 से इक्वेट करते। अब हम क्या करेंगे? फिलहाल दिए गए केस में पूरा का पूरा 4 जूल लीनियर काइनेटिक एनर्जी हम इक्वेट कर देंगे इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें जिस बच्चे को ये आई नहीं पता कैसे निकलेगा वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, लेकिन इसको पता वो निकाल देगा। अब उसके लिए जो बच्चे क्लास मिस किए, जैसे आपको क्लास मिस किए बेटा, आप वो लेक्चर बना लीजिएगा नोट्स, तो उसमें क्या है कि जब ये डिस्क होता है और ये डिस्क का ये जो पार्ट है सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट जब रोटेशन हो रहा होता है तो आई का फॉर्मूला दूसरा होता है, वो होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो mr स्क्वायर बाई 2 वाले फॉर्मूले को हम उठा करके आई में डालेंगे, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर देंगे, इज इक्वल टू 4 कर देंगे बेटा। वो रिकॉर्ड होता है मेरा, इज इक्वल टू 4 कर देंगे। अब देखो ये 2 और ये 4 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 हो जाएगा। ध्यान दो ये जो m और r है हमें चेंज नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है प्रेशर में होता है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे होते हैं, ये वाले m को आप कंफ्यूज होकर के इसका m ले लेंगे, लेकिन इसका m नहीं लेना है, वो किसका फॉर्मूला है? वो डिस्क का फॉर्मूला है। तो डिस्क का m आप रखना, तो डिस्क का m भी 1 है, डिस्क का r भी 1 है, तो mr स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 फाइनल 1, तो नो इश्यूज, हियर वी आर क्लियर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो ओमेगा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आकर हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 4। अब सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा था, इसलिए इसका आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, रेडियन पर सेकंड। अब देखो जब आईआईटी या नीट दे रहे होंगे तो वहां पे जो ऑप्शंस होंगे उसमें एक ऑप्शन होगा 4 रेडियन पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन होगा 4 रेडियन पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन होगा 2 या कुछ और रेडियन पर सेकंड, चौथा ऑप्शन कुछ और हो जाएगा डिग्री पर सेकंड। तो जल्दी जल्दी अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकला तो आप 4 डिग्री पर सेकंड मार के चले आएंगे, ठीक है। हम एक बार एआईटी वाले एग्जाम दे रहे थे, जैसे अभी तो आप लोग में आईआईटी हो रहा है और सारे सबका सेम ही हो रहा है। पहले आईआईटी अलग था, उससे आईआईटी मिलती थी, और एआईटी वाली से नेशनल लेवल के अच्छे कॉलेज मिलते थे जिनको एनआईटी बोलते हैं। आप आज जानते हो कि आईआईटी में जब मेन क्वालिफाई करते हैं तो आपको एनआईटी मिल जाता है, फिर जब एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो आपको आईआईटी मिलता है। तो नीट एनआईटी वाले सारे कॉलेज पहले एआईटी वाली नाम के एग्जाम से होते थे। तो मेरा सेंटर पड़ा था यही सीएचएस बॉयज कॉलेज है, गर्ल्स में पढ़ा था, सीएचजीएस में पढ़ा मेरा गर्ल्स वाले, उसमें ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, उसका आंसर हम निकाले 1/√3-1। अब ये ऑप्शन चेक किया, कहीं नहीं मिला आपको, इजी क्वेश्चन था, रेशनलाइज करना भूल गए। फिर बाहर आए तो एक मित्र भी था, तो उस मित्र से पूछे यार इसका आंसर तो इतना इजी क्वेश्चन था, डेटा भी था क्या मेरा? फिर आप एक करके रेशनलाइज करना, अरे यार रेशनलाइज करना था, बेवड़ा गया। तो ऐसे मिस्टेक होते हैं, बहुत बड़े मिस्टेक होते हैं। जो बेटा बच्चे हैं वो इतना खतरनाक मिस्टेक करके आते हैं, पता नहीं आंसर आएगा 1 लिख के आएंगे 2, 1 का आंसर 2। एक बार मेरा आंसर है तो -11, हम उसको 11 लिख के आ गए थे। ऐसे मिस्टेक। हाँ, तो एक चीज और, तो इसको एक रूल समझ लो, रूट कभी भी नीचे नहीं रखना है, रूट को नीचे नहीं रखना है, तो याद रहेगा कि रूट नीचे नहीं रहता, तो आंसर में रुको ही मत, रूट आ जाए तो रेशनलाइज करके कभी करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, हम इक्वेट क्यों किए हैं वो समझ में आ गया सब कुछ। चलो अब इसके आधार पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सबसे पहले एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं, आई का फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के लो, ऐसे याद रहेगा, एक बार क्लास में रिवीजन करें तो रिंग का फॉर्मूला mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर 2, ठीक है। स्फीयर का 2/5, वेरी गुड, स्फीयर का 2/5 रटा हुआ है, 2/5 mr स्क्वायर। अब उसको बचते सिलेंडर दोनों, तो रिंग वाले से हॉलो बन जाता है, सेम फॉर्मूला, डिस्क वाले से सॉलिड बन जाता है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। जो रॉड है उसमें 2 केसेस बनते हैं, बीच में बनेगा तो 1 और 2 सेपरेट रहेगा, ml स्क्वायर बाई 12, और अगर साइड चला गया तो एक और 2 हो जाएंगे,
ml स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब उसके अलावा कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे प्लेट, इसे एडवांस केस के बाद डिस्कस किया जाएगा, हमारा काम इतने से हो जाएगा। ठीक, अब लोग जाने एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम करना है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है सिमिलर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्क को ऐसे कर देते हैं, यहां पर हमने पिन लगा दिए, ठीक है, और इस डिस्क को हम स्पिंडल पे लगा दे रहे हैं। अब ये हाइट यहां से यहां तक की हम दे रहे हैं 1 मीटर। स्पिंडल क्या करता है बेटा, रोटेट करने में स्टैंड का काम करता है। वो आपको ये दोनों जो एक खिलौने की चक्री आती है, कागज की बनी होती है, लेकिन दौड़ों में कुछ होता है लाल नीला पीला, ऐसा कुछ जो लकड़ी लगी होती है उसको स्पिंडल बोल सकते हैं। स्टैंड बोलो लोकल भाषा में स्टैंड ही बोलते हैं। अब ये स्पिंडल हो गया, इसका भी रेडियस मान लो 1 मीटर, इस डिस्क का मास मान लो 1 kg, ठीक है। अब यहां से यहां तक 2 मीटर मान लो। अब यहां से इस साइड से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। अब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, ये फ्री फॉल करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, और हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि जब ये फ्री फॉल करेगा तो यहां पर आने के बाद जितनी ये स्पीड गेन करेगा, स्ट्राइक के बाद वो सारी की सारी स्पीड जीरो हो जाएगी। ये बात को समझो, यहां से फ्री फॉल करते समय जितना भी स्पीड गेन करेगा, स्ट्राइक के बाद वो पूरी की पूरी स्पीड यहां जीरो हो जाएगी। आपको बताना है जब ऐसा होगा तो ये चक्री जो है जब ये रोटेट करेगी तो इसका ओमेगा कितना होगा, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन में। अच्छा, तो देख लेते हैं कैसे काम कैसे हो रहा है, इससे सही है किस तरह। अच्छा देखो करना क्या बेटा, तो हम ये कह रहे थे, देखिए हम आपको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट कैसे समझ जाएगा, उसको डायरेक्ट करते हैं, वो समझ जाएगा। देखो बेटा देखिए यहां पर बॉल की स्पीड 0 हो रही है, राइट, तो यहां से यहां तक गिरते टाइम पर ये यहां से जब गिर रहा है तो क्या बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी आता है। अच्छा ये बताओ इसका मास इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं ना, क्योंकि मास के मास ऊपर इंक्रीज होगा। ओके, तो जब ये यहां से यहां गिरेगा तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसका फॉर्मूला होगा 12mv², ठीक है ना। अब देखो जब वो यहां से यहां गिरा तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स लगाएंगे, वी निकालेंगे, वी निकाल के इसमें रखेंगे, तब वो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो थोड़े से स्मार्ट होंगे वो ये करेंगे कि ये जो वेलोसिटी ये एनर्जी आई है आखिर वो इतने हाइट से गिरने के बाद ही आई है। जब ये बॉल इतने हाइट पे था तो इस पॉइंट के रेफरेंस में जब ये हाइट इतना ऊपर था तो इसके पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, mgh। तो m की वैल्यू अपना 10 डाल देंगे, g की वैल्यू अपना जो भी है 10 डाल देंगे, और h की वैल्यू देखो यहां से ये है 1 मीटर का रेडियस और ये 2 मीटर की एक्स्ट्रा हाइट, तो 3 मीटर हो गया। तो ये हम डाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा 300, g की वैल्यू हम 10 दे रहे हैं, ठीक है 300। अब ये 300 mgh की वैल्यू हुई, तो यहां से यहां तक में पूरा का पूरा mgh कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 300 जूल। अब ये काइनेटिक एनर्जी सडनली जब इस पे बॉल टकराएगा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से यहां पर 1 मीटर का रेडियस, 2 मीटर और हाइट, दोनों 3 मीटर हो गया। तो बॉल कितना गिरा है, 3 मीटर में गिरा है, बॉल 3 मीटर गिरा, बस यही है ना। बॉल यहां से यहां गिरा 3 मीटर की हाइट से, mgh निकाल दिए 300 आ गया। अब जितना बॉल यहां से हाइट लूज किया है उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो ये कंजर्वेशन लगा देंगे यहाँ पे हम, mgh की वैल्यू 12mv² के बराबर कर देंगे। स्टेप 1 क्लियर हो गया, mv² पे 300। अब रुक जाएंगे यहाँ पे। अब देखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी के साथ हो क्या है। जब बॉल इससे टकराया वेलोसिटी हो गई 0, मतलब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म। तो ये जो एनर्जी खत्म हुई गया कहाँ गया, इसी एनर्जी को हम ट्रांसफर कर दिए इसमें पिन पे टकराया बॉल, ये पिनमा पे टकराया, काइनेटिक एनर्जी वैनिश, अब ये घूमने लगा। तो जब ये घूमा तो ये पूरी 300 जूल इसको मिल गया, डिस्क को मिल गया। अब डिस्क रोटेट कर रहा है, तो जब डिस्क रोटेट करेगा तो डिस्क के पास वो एनर्जी होगी 12 I⍵²। तो इसका मतलब इस टाइम इसकी वैल्यू हो गई 300 जूल। अब आई को कर देंगे, यहाँ पे गेन हो जाएगा। आई की वैल्यू फिर से डिस्क के लिए है, तो हम निकाल देंगे mr² बाई 2। तो यहाँ पे करेंगे हम आई को मिटा करके कर देंगे, चलो इसको आई रहे, यहाँ पे है लिखे हुए सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ लिखे हुए, 4 देगा 300 कर देंगे। अब उसके बाद तुम ये देखो
कि हाफ ये सब अपना सॉल्व कर लेगा। एम की वैल्यू कितना आ रहा है टोटल आंसर? अच्छा 1200 आ रहा था पूरा, ये 1200 आ रहा है, ठीक है। तो अब ओमेगा की वैल्यू आएगी 20√3, ठीक है, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक बेटा, ये कैलकुलेशन लास्ट तक हमने कर लोगे ना। एम की वैल्यू डाल देना, डिस्क का एम हम लिए थे 1 kg, डिस्क का रेडियस हम लिए थे 1, तो एमआर इसका खत्म हो गया, हाफ ये देखो अभी भी ये 1 हो गया, ये 2 4 हो गया, 4 को वैल्यू 4 में 12 हो गया। अब निकालना है स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? ऐसे लगाना, ऐसे वाला 12 2 से काटना 600, फिर 2 से काटना 300, फिर 2 से काटना ऐसे 150 कटना कट जाएगा, फिर पेयर बना देना आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे किसी अननोन एक्सिस के अलावा। हम लोग कोई भी एक प्लेट पे या कुछ ऐसा ले लेते हैं, चलो मान लो हम ले लेते हैं तुम्हारा सिलेंडर, तो हम यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और ये है आपका सॉलिड सिलेंडर। अब ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, इसमें हम लोग ये वाला तो याद रखते हैं कि जब सिलेंडर इसके अबाउट रोटेट करता है, जब आप लोग अगर आपकी सैलरी कोई डिटेक्ट करेगा तो उसको ये और लेके अच्छा ठीक है, जो एक्सिस ड्रॉ करते हैं बीच में, उसके लिए भी स्पेशल लाइंस होती है। अगर आप डॉट डॉट ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, जब आप लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट तो वो कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इस तरीके से होती है, ठीक है। अब डॉट, अब जब आप डॉट ऐसे 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 करेंगे तो कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि देखिए विज्ञान का मतलब होता है ना, हिंदी में उसका डेफिनेशन होता है सुसज्जित और सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब ज्ञान का होना इनफ नहीं है, ज्ञान को प्रॉपर तरीके से अरेंज करो तब वो विज्ञान हुआ। मतलब ज्ञान तो आप लोगों को बहुत चीज का है, लेकिन क्या आप लोग उसको विज्ञान बना सकते हैं? वो विज्ञान तब बनेगा जब उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देंगे, तो वो विज्ञान बन जाएगा, ठीक है। सामाजिक विषय, कुछ लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस एक विज्ञान है। तो अगर कोई सोशल साइंस पढ़ रहा है, इसका मतलब साइंस का स्टूडेंट है, क्योंकि वो एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुसज्जित ज्ञान को पढ़ रहा है, तो वो साइंस का स्टूडेंट हुआ। अब होता है फॉरेन और इंडिया के बहुत सारे कॉलेज में, चाहे आप बीटेक करें, एमटेक करें, चाहे आप बायो से बीटेक करें, कुछ भी करें, आपको वो पढ़ना होता है, साइकोलॉजी पढ़नी होती है, कुछ में सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है, साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी पढ़ने से थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर का पता चलता है, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तभी ना बड़े बड़े कंपनी से आपको जाकर बैठना होता है, काम करना होता है, एचआर लोग होते हैं, तो वो जरूरी है साइकोलॉजी पढ़ना। तो आपको टाइम मिलेगा तो आप लोग डिस्टेंस लर्निंग से भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, अगर टाइम मिल गया तो। एक पेपर पास करना होता है, साइकोलॉजी तो पास, ठीक है, बच्चे तो पूरा एक सब मार देते हैं डिस्टेंस। अब देखो इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इस सिलेंडर को, ये जो तुम डिस्क देखो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, इधर से अगर देखो, इधर से देखोगे, इधर से अगर तुम देखोगे तो ये चीज गोल दिखेगी, राइट? गोल दिखेगी ना, गोल दिखेगी। अब हम चाहते हैं कि हम इस सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट ना नचाएं, हम इस सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट नचाएं जो सेंटर से रेडियस बाय 2 के डिस्टेंस पर है, रेडियस बाय 2 के डिस्टेंस पर है सेंटर से। मतलब कि हम यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान दो, ये एक्सिस उसी सर्कल के प्लेट में है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि रोटेशन कैसा दिखेगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये कैसे रोटेट करेगा? जानते कैसे रोटेट करेगा? बॉटल, बेटा वो बॉटल नहीं, कोई रंगीन बॉटल है क्या? रंगीन बॉटल देखिए बेटा, ये हो गया आपका ये बॉटल, ठीक है। अब देखो ये बॉटल है, तो अगर ये एक्सिस हुई, ठीक है, तो यहां से देखो ये डिस्क, तो ये इसका रेडियस यहां बनानी है, ठीक, मतलब ये चीज। अब हम बोल रहे हैं कि इसी में यहां एक्सिस है, यहां एक्सिस है, मतलब इसकी अबाउट बॉटल को रोटेट करना है। मतलब अगर बॉटल यहां पे है, एक्सिस यहां पे है, मतलब बॉटल को ऐसे रोटेट नहीं करना बेटा, इसकी अबाउट रोटेट कराना है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे
बॉटल कैसे फील हुआ? फील होगा तो कैसे होगा? बॉटल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, राइट? दिख भले ऐसे रहा है लेकिन ये ऐसे घूम जाएगा। तो अगर बॉटल ऐसे घूमेगा तो पहली बात ये जो तुम टिकटॉक टिकटॉक चलती है। तो यहां पर जो एक्सिस है, ये जब भी कोई अननोन एक्सिस होगा बेटा, जब भी कोई अननोन एक्सिस होगा, एक ट्रिक है, जब भी कोई अननोन एक्सिस होगा और वो सेंटर ऑफ मास से नहीं जाएगा तो पक्का उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगेगा। समझ में आ गया? हाँ सर, हम क्या बोल रहे हैं? जब भी कोई अननोन एक्सिस होगा उसमें पक्का पैरेलल और वो सेंटर ऑफ मास से नहीं जाएगा। तब तब दो कंडीशन, देखो अननोन एक्सिस होना चाहिए लेकिन वो सेंटर ऑफ मास से न जाए तो उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगेगा, पक्का वही लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम दो पैरेलल एक्सिस के बीच लगता है बेटा, ठीक? और जो एक तो वो एक्सिस हो गया जिसके अबाउट आप निकालना चाहते हैं, जो दूसरा होगा जिसका आंसर आपको पता रहेगा पहले से, वो सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए। देखिए बेटा, पैरेलल एक्सिस सिस्टम में दो एक्सिस होता है, राइट? एक जिसके अबाउट आपको निकालना होता है, एक जो आपको पता होता है। लेकिन जो पता होता है वो पैरेलल होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए। ऐसे करेंगे ना इसको, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस हाँ, very good. लेकिन हम लोग तो वो पढ़ेंगे ना, कौन सा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का अपन नहीं पढ़ेंगे। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड बताए थे ना बेटा, अच्छा वही उससे लग जाएगा। ये फटाफट बताते हैं कैसे लगेगा। देखो पहले बात तो समझो, हम फिर से आते हैं फंडामेंटल पे। हम लोगों को इस वाले एक्सिस का अगर आई पर निकालना है तो इसका आई निकालने के लिए एक ऐसा एक्सिस होना चाहिए जो सेंटर से जाए लेकिन इसके पैरेलल हो। मतलब बेटा ये बॉटल है तो पतला पेन देना बेटा, पेन देना, रंगीन पेन देना, पतला से लाल कलर पेन देना। देखो ये तो ट्रांसपेरेंट है बेटा, कोई लाल नहीं। ये देखो हम आपसे क्या कह रहे हैं, बॉटल को इसके अबाउट घुमाना है ऐसे, ठीक? और अपने डायग्राम में हम कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए ये लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी जरूरत नहीं है। और हमको इस एक्सिस का जो मान निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालनी है, तो इस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस होना चाहिए जो इसके पैरेलल हो लेकिन सेंटर ऑफ मास से जाए। देखो यहाँ पे दो एक्सिस हो गया, यहां से एक्सिस जाना चाहिए और इसके पैरेलल होना चाहिए। क्लियर हो सकता? दो एक्सिस कहां पे है? ये अननोन एक्सिस है जिसके अबाउट निकालना है और इसका पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को इसका आंसर याद नहीं है, इसका आंसर हम याद नहीं करवाए हैं, हम याद करवाए हैं जो लाइनियां ड्रॉ की हैं उसका आंसर। हम कौन सा आंसर याद करवाए हैं आप लोगों को? वो जो प्लेन है ना, ये प्लेन जो है, ये प्लेन, इसकी परपेंडिकुलर का आंसर आपको याद करवाए हैं। ठीक है बेटा, हम ये वाला आंसर याद नहीं करवाए हैं। ये अच्छा एक चीज और बेटा सुनिए, ये जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है वो एक्सिस आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंडीशन है प्लेन वही है और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ऐसे 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 कहीं से भी जाए, लेकिन बस वो बीच से ही होकर जाना चाहिए, चाहे लाइन ऐसे, सबका आंसर सेम होगा। हमको जो निकालना है वो बीच में जाएगा, यहां से जा रहा है, तो हमको पहले इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका एक अलग ट्रिक है। जब अननोन एक्सिस जा रहा होता है सेंटर ऑफ मास से, जब अननोन एक्सिस जा रहा होता है सेंटर ऑफ मास से, तो उसमें लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब मेरी बात सुनिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ उन एक्सिस के बीच आप लगाएंगे। हम 11th क्लास के एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, आगे जाके चीजों में बदलती है। जब भी तीन एक्सिस होगा, आई एस, आई वाई, आई जेड, ये जो डिस्क है, जो प्लेट है, प्लेट आपको दिख रहा है, इस प्लेट में आप दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स और वाई। एक्स और आप खड़ा बना दीजिए, वाई वाला पट बना दीजिए, मतलब अंदर घुसा दीजिए वाई, और एक्स खड़ा बना दीजिए, ऐसा ही होगा। और उसके बाद जो दिख रहा है आपको डायग्राम में वो आई जेड है, मतलब ये जो एक्सिस हम बनाए हुए हैं ये आई जेड है, और एक एक्सिस ये बना दीजिए, मतलब प्लेट इसके पैरेलल, और एक एक्सिस ऐसा बना दीजिए, मतलब ये है कि ये लंबा वाला इसको आई वाई बोल दे रहे हैं। ध्यान दो, आई वाई एक्सिस नहीं है, आई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई एक्सिस, ये आई एक्स है। ट्रिक होता है कि आई एक्स प्लस
आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। यही क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमारी नीड है कि अगर हमको ये आई निकालना है, ये आई निकालना है इसके अबाउट, तो हमको आई एक्स पता होना चाहिए, क्योंकि आई एक्स ही वो है जो इसके पैरेलल है। तो हमारा जो आई डैश निकालने का फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, आई अननोन इज इक्वल टू आई नॉट, ये नोन होता है, प्लस एम गैप स्क्वायर, ये एम गैप स्क्वायर। अब ये जो आई नॉट है एक्चुअली हमारे वाले केस में, इस केस में ये आई एक्स है, तो आई एक्स पता नहीं है, आई जेड पता है, आई जेड पता है, तो रटवाए हुए हैं एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक, सॉरी ये सॉलिड है, हाँ करेक्ट, तो ये एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। लेकिन हमको आई एक्स नहीं पता, लेकिन हमको ये चीज पता है कि चाहे आप आई एक्स निकालें चाहे आई वाई निकालें, मतलब ये आपका आई वाई है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये आपका आई एक्स है, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, सेम आंसर देंगे, तो आई वाई की वैल्यू आई एक्स के बराबर ही होगी। तो इसको हम इसको बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 2x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई एक्स, इसको भी आई एक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ix। 2x क्यों समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि आई वाई आई एक्स बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जैसा आई वाई है वैसा ही आई एक्स भी है। मतलब अगर एकदम परफेक्ट सर्कल है, एकदम परफेक्ट सर्कल है, तो वो चाहे ऐसा हो, वो चाहे ऐसा हो, चाहे लाइन ऐसी ड्रॉ करो, चाहे लाइन ऐसी ड्रॉ करो, हर लाइन के अबाउट ऑब्जेक्ट को घुमाने में सेम एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा है, इलेक्ट्रिकल नहीं है ना कि हाँ ठीक है इसके अबाउट घुमाओगे तो ज्यादा, इसके अबाउट घुमाओगे तो कम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सवाल को होल्ड करते हैं एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात याद आती है उसको बताते हैं। याद मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भूल के याद है, कुछ नई बात बताते हैं। देखो मान लो कि तुम्हारे पास ये रेक्टेंगल है और हम इसको इसके अबाउट रोटेट करवा रहे हैं, तो यहां पर कोई ना कोई आई मिलेगा। अब इसको हम बोल रहे हैं, चलो इसको हम बोल दिए फर्स्ट एक्सिस, को चलो एक्स बोल दो इसको, तो आई एक्स निकाल रहे हैं। अब इसी को इसके अबाउट रोटेट करवा रहे हैं, तो इसको आई वाई मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। तो तुम ये बताओ बिना सोचे, मतलब बिना हमारे पढ़ाए, ये बताओ कि इसका आंसर ज्यादा आएगा या इसका आंसर ज्यादा आएगा? आपको क्या लगता है, आई एक्स का आंसर ज्यादा आएगा या आई वाई का? सोचिए। देखो क्वेश्चन ये है कि ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल हो गया, हम पूछ रहे हैं कि इसके अबाउट इसको घुमाओ, मतलब ऐसे, तो ये हो गया आई एक्स, मतलब पहला वाला आई एक्स हो गया, एक्स माने हैं इसको, तो इसके अबाउट में आई एक्स हो गया। अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ। ऐसे घुमाओगे आई एक्स, ऐसे घुमाओगे तो आई वाई। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो एकदम फंडामेंटल होता है रोटेशन का, एकदम फंडामेंटल, वो होता है कि किस केस में ज्यादा मास ज्यादा दूरी पर है। तो अगर हम ये केस ले रहे हैं, ये वाला केस, इतना मास ही ऊपर पड़ रहा है, इतना ही मास ऊपर पड़ रहा है, और इस पूरे मास का सेंटर ऑफ मास उसके भी आधे पर पड़ेगा, मतलब इस पूरे हाफ आधे हिस्से का सेंटर ऑफ मास एक्सिस से आधे दूर पर पड़ रहा है। ये ऑन है क्या? यस ऑन है, हाँ ऑन है। तो लेकिन इस केस में अगर तुम देखो, इस केस में अगर तुम देखो तो मास अभी भी आधा उस साइड आधा इस साइड है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पड़ेगा, जो कि एक्सिस से दूर पड़ेगा थोड़ा। एम आर स्क्वायर जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, एम इंटू आर स्क्वायर, ये बताता है आपका जो मेन जो दम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि वो कितने दूर पर पड़ रहा है। इसका मतलब जो हमारा वाई के अबाउट रोटेशन हो रहा है वो डिफिकल्ट रोटेशन है, क्योंकि मास उसमें दूर दूर फैला हुआ है। हम किस मास की बात करें, बस हम इसको इनलार्ज करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो ये पूरा कवर हुआ इसमें, मान लो ये पूरा 50 है, ये 50 से 100 मान लो, ये पूरा लेंथ 100 मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा लेंथ 80 मान लेते हैं। तो इसके अबाउट हम रोटेट करवाएंगे अगर, तो ये जो पोर्शन है इसका मास कितना होगा, m/2 हो जाएगा, m/2 केस को समझते हैं, m/2 मास आधा बढ़ रहा है, तो वो m/2 मास यहां पे आएगा,
80 का आधा 40, 40 का आधा 20। सर उस टैंकर का मास बीच से जाएगा ना सर? नहीं, हम जो देखो बेटा, ये एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट, ये लकड़ी के दरवाजे में पल्ला होता है ना, पल्ला, लकड़ी के दरवाजे में 2 हिस्से होते हैं, देहात में पल्ला बोलते हैं उसको। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये एक अलग मास हो गया पर, जो ये मास इस लाइन के अबाउट रोटेट करता है, ये मास इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, सेम ये वाला मास भी रोटेट कर रहा है। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बीच में एक्ट करेगा, ये तो क्लियर, बीच में एक्ट करेगा। तो ये 20 की दूरी पर एक्ट कर रहा है। अब ये हो गया तुम्हारा IX निकालने का तरीका कि ठीक है, IX में हम MR स्क्वायर को जज कर लेते हैं कि ठीक है, पूरा मास R के हिसाब से कितने दूर पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब R स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो 20 का स्क्वायर होकर आएगा। ठीक, अब M को देखते हैं, M तो भैया आधे का M ले लेंगे पूरा। अगर ये पूरा प्लेट मान लो 100 किलो का है तो आधा प्लेट तो 50 किलो का होगा, आधा 50 किलो का होगा। ठीक है, ये केस खत्म हो गया। तो मान लो IX का समझ में आ गया। अब इसी को हम नचाते हैं ऐसे, अब इसको ऐसे नचाओ, घुमाओ इसको, तो अभी भी तो देखो ये जो आधा हिस्सा है 100 किलो की तरफ से 50 हुआ। पहले मास को ध्यान दो, पहले कैसे 50 किलो बढ़ गया था, अभी 50 किलो बढ़ गया, मास तो बराबर ही 50 किलो, तो M में दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अब वो जो मास है ना वो यहाँ एक्ट करेगा, इस वाले हिस्से का। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, तो ये 25 होगा। तो अब देखो ये वाला मास 20 पर है, लेकिन ये वाला मास 25 पर है। तो MR स्क्वायर जस्ट करो अगर, तो R स्क्वायर की वैल्यू इस वाले केस में ज्यादा आ रही है। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब तुम बताते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स बने होते हैं, ये आपके एकेडमिक क्वेश्चन है, ये जेईई मेन में आ चुका है, नीट में आ चुका है, पहले पुराने टाइम में जब ओलंपियाड में हल्के थे तो उसमें पूछा गया था। रेलवे ट्रैक्स आप देखे होंगे तो उसका रेलवे ट्रैक का जो ट्रैक होता है उसका काट दीजिए, फ्रंट से देखिए उसको रेलवे ट्रैक को, तो वो आई सेक्शन जैसा दिखता है। ठीक है, जब आप बीटेक करेंगे तो उसमें आपको हर तरह के बीम मतलब जिसके ऊपर लोड पड़ रहा है उसको बीम कहते हैं, हर तरह के बीम का सेक्शन नजर आएगा। जैसे इस रूम में बीम नहीं है, बीम होती है ऐसे पड़ी होती है। ठीक है, घरों में जो पुराने टाइम में बीम पड़ी होती है, बीम समझ रहे हैं बेटा क्या कह रहे हैं? ऐसे रहती है, ऐसे निकल ऐसे बीम होती है। देखिए आप जो बता रहे हैं वो नया वाला बीम बता रहे हैं। पुराने टाइम में जो लकड़ियां काट की बीम बनती है, हाँ घरों में गाटर देहात में गाटर को करी बोलते हैं, करी गाटर ये बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो बीमा पड़ी रहती है उसके ऊपर ढलैया होता है। ढलैया वर्ड सुनियो, जब छत बन रहा होता है ना बेटा, आजकल तो वो दूसरा सिस्टम हो गया है। आजकल प्लेट लगाते हैं, चाहे कच्ची ढलैया पक्की ढलैया कुछ भी करके उसके ऊपर मसाला भर देते हैं, छत खिंचा करके छत बन जाता है, उसमें करी दिखती नहीं, होती नहीं करी उसमें। पुराने टाइम में क्या था, दीवार खड़ी की दोनों साइड, बीच में बीम डाले, उसके ऊपर पटिया डाल दिए, पटिया के ऊपर मट्टी वट्टी भर के सीमेंट बिछा के उसको सपाट कर दिए, हो गया छत बन गया। तो चुनता भी था, कहीं पुराने वाले घर में देखोगे वो चुनता है, शुरू होने के बाद चुनेगा। और आप लोग एज में अगर वो घर में दिखा तो पक्का वो पहले से बनाना घर होगा, क्योंकि आप लोग एज में जब मकान कोई बनाया बनवाएगा तो वो बड़ा नहीं बनता, शायद ही बनवाते हैं, रेयर ही बनवाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं क्या, अब देखो एक दिन अमीर बन जाओ ना, और दुनिया को बोलते साला कोई नहीं बनाएगा घटिया गाट घटिया वाला। सही नया वाला से बनाया दुकान है। अरे भैया इसका डर लग रहा है तुमको, सीए का मकान है। अब देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप लोग फ्यूचर में बीटेक करेंगे तो आप लोग को ना क्रॉस सेक्शन दिखेंगे। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हम रास्ता बना दिए, अब इसके ऊपर ट्रेन जा रही है, ट्रेन कनेक्टेड, ट्रेन जा रही है, इसके ऊपर ट्रेन जा रही है, ये इंजन लगा हुआ ट्रेन जा रही है, पायलट बैठा हुआ है इसमें। अब ट्रेन जा रही है, ट्रेन के ड्राइवर को पायलट कहते हैं। जिसका पंख होता है वो डालते हैं। ट्रेन का जो पायलट होता है उसको एक्चुअली, हाँ, लेकिन उसका टेक्निकल नाम लोको पायलट होता है, लोको पायलट, LOCO, क्योंकि वो लोकोमोटिव से रन कर रहा होता है, ये लोकोमोटिव ट्रेन होती है। अब देखो यहाँ पर जो जिस चीज की ट्रेन चल रही है ना, लोहा होता है, पटरी पे जाओ, लोहा उसको काटो तो तुम काटना मत नहीं करेगा, देखोगे उसको, देखोगे लोहा, तो वो कैसे दिखता है, आई सेक्शन का दिखता है, आई सेक्शन का। सॉरी ये गलत बन गया, मतलब सिमेट्रिकल होता है। अब फिलहाल मेरे मिस्टेक क्या है
ये एक्सिस के इस साइड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस साइड नहीं है, इस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। एनीवे पॉइंट इज, जो ट्रेन जा रही है तो जिस लोहे पे वो ट्रेन रन कर रही है वो लप से लपलपाना नहीं चाहिए, तो अंदर यात्री जब आ जाएंगे। जो ट्रैक है भैया वो ट्रैक समझ लो हमारे पॉइंट, वो मतलब वो झुकना नहीं, वो ऐसे झुकना नहीं चाहिए। आप मेरी बात को समझो, इस झुकाव को तुम समझो टेक्निकल लैंग्वेज में, उसमें रोटेशन पैदा नहीं होना चाहिए। रोटेशन पैदा ना हो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करो, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करो, झुकाव नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करने का दो तरीका है, या तो मास बढ़ा दो या तो गैप बढ़ा दो, आर बढ़ा दो। अब यहां पे देखो, ज्यादा मास ऊपर कर दिए हो गया काम। अगर ज्यादा मास ऊपर हो गया तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ गया, सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर इसको हटाइए, आराम बनाइए, ये लगाइए, तो उस कंडीशन सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कम, आर स्क्वायर की वैल्यू कम, आई की वैल्यू कम, एक्सीडेंट पक्का, ठीक ना? यही गेम होता है। अलग अलग चीजों में डिमांड के हिसाब से करते हैं। अब पुराने जमाने में उतना टेक्निक था नहीं, लेकिन सुनो, पुराने जमाने मतलब अभी हाल में हम बात कर रहे हैं, 50, 60, 80, 700 साल पहले, एंशियंट की बात नहीं कर रहे हैं। एंशियंट टाइम में, राम जी के टाइम में तो वो बना हुआ था उड़ान, वो जो विमान था, पुष्पक विमान बना हुआ था। आज की भी टेक्नोलॉजी में जो लोग विमान उड़ा रहे हैं उसमें आवाज है, जेट इंजन की आवाज है, हेलीकॉप्टर में रोटर की आवाज है, ठीक है, इंजन में नोजल वगैरह सबकी आवाज है। लोग पीएचडी कर रहे हैं चीजों के ऊपर कि हाउ टू रिड्यूस द नॉइज। मेरे कुछ स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं इस पॉइंट में कि रिड्यूस स्पेसिफिक नॉइज को, और उसमें हम लोग करेंगे तो नोबेल मिलेगा, क्योंकि वो शांति का वो फैलाएंगे ना संदेश ले दे करके। उस टाइम में अगर आप माने तो, आप में से बहुत लोग भगवान को नहीं मानते होंगे, बहुत लोग मानते होंगे, तो जो मानते हैं उनके लिए काम की चीज है। मानने को तो लोग राम सेतु भी मानते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन प्रमाण मिला राम सेतु भाई, हम नहीं कह रहे हैं। जिसको आप लोग मानते हैं, नासा को मानते हैं, वो तो कह रहे हैं हाँ था यहाँ पे जुगाड़। कैसे जुगाड़ था वहां पे राम सेतु का? कुछ तो था, मानो चाहे मत मानो, जिसमें माना मत मानो, है कि नहीं? माना मत मानो। वैसे देखा, इतने घटिया लोग होते हैं, गुटखा खा के धरती के ऊपर थूक देते हैं, धरती को मां बोलते हैं। ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खाओ गुटखा, लेकिन वहां मत कहाँ झुकेंगे? अरे भैया सुबह जाते हो, कहाँ जाते हो? चलो ठीक है, मत खाना गुटखा, जरूरी है गुटखा खाना। सही बात है, गुटखा खाना छोड़ देना आज से। सर ऐसे तो छठे के चप्पल नहीं रखना है। बात सही है। जैसे देखो, कोई चीज है जो मैंडेटरी, अब जैसे देखो एक साइकोलॉजी समझो, मेरी बात से ऑफेंड मत होना। क्या होता है, हम लोग कई बार जब पैर से विद्या मैया को छू देते हैं तो फिर पैर छूते हैं, पैर लग गया। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के हाथ नहीं है, यूट्यूब पे देखो पैर से लिखते हैं, अब बताओ मान सकते हैं? यहाँ पे पैर से ड्राइंग करते हैं लोग। अब यहाँ पे साइकोलॉजी आएगी नहीं आएगी? अब मेरी बात को जो यूट्यूब पे देखेंगे बुरा नहीं मानेंगे, हम साइकोलॉजी की बात बता रहे हैं, हम अपने को साइकोलॉजी बता रहे हैं, नहीं तो कुछ बार रिया देंगे। हम बताना ही चाहते हैं कि जो मूर्ति बनती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां दुर्गा पूजा पे हम लोग जाके पैर नमस्ते प्रणाम करते हैं भगवान जी को, लेकिन जो कारीगर उस मूर्ति को बना रहा होता है वो उसके पास चढ़ के उसको तोड़ रहा होता है, तब वो शेप में आ रहा होता है। तो वहां पर उसको चढ़ा था वो, लेकिन वो मूर्ति के ऊपर नहीं चढ़ा था, वो उस पत्थर के ऊपर चढ़ा था जो मूर्ति नहीं थी। साइकोलॉजी है, दर्शन शास्त्र, आपको दर्शन हो जाएगा चीजों का, अगर आप सोचेंगे तब। दर्शन शास्त्र आपको शांत कर देता है, क्योंकि इतनी चीजें सोचने के लिए ना, एक समय गलत आपको लग रही है सही, मतलब हम आ जाएंगे, आपको लगेगा गलत, आपको लगेगा गलत, हम आ जाएंगे, आपको लगेगा सही। सोच की बात है, तर्क की बात है। कोई और अच्छा आदमी हमसे बढ़िया तर्क देगा तो हम सबको सही लगेगा, हाँ बात सही कह रहे हैं। जब तक तर्क काम कर रहा है आप टॉप पर हैं। जितने भी लॉज आप पढ़े हैं एटम केमिस्ट्री में, डाल्टन का नहीं है, बहुत दिन हीरो बने। घबराया आदमी के लिए? कब घबराया? जब उनसे बेटर लोग नहीं आए। किसका लॉ फेल नहीं हुआ? बोहर फेल नहीं हुए, रदरफोर्ड नहीं फेल हुए। तबियत ठीक नहीं आपकी? चलिए, तो हम इसका निकलवाना चाह रहे थे, इसका फटफट निकल जाएगा। देखो आपको क्या करना है, 2x कर दीजिए, इस x का मान निकालिए। 2x इज इक्वल टू mr² था,
तो 2x इक्वल टू जो mr स्क्वायर है, पहले उसमें हम r की वैल्यू को, यानी हमारा माउजर का दंड बदल रहे हैं, देखो एक गलत थोड़ा लगा, ये है i x की वैल्यू अब हो जाएगी mr स्क्वायर बाई 4 क्यों? 2 यहाँ पे था, 2 पूरी जगह 4 हो गया, i x की वैल्यू निकल गई, यही i x हमारा ये एक्सिस है जिसके बाद हमको चाहिए था, ये नोन एक्सिस हो गया मेरा, नोन एक्सिस हो गया, i x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ये m गैप स्क्वायर, m की वैल्यू m रखो, गैप कितना था? r बाई 2 का गैप था, यहाँ पे बोलो r बाई 2 का गैप, तो r बाई 2 गैप का स्क्वायर करना होता है, गैप को r बाई 2 में लिखते हैं, उसका स्क्वायर करना होता है, r स्क्वायर बाई 4 है, तो यहाँ भी क्या आ गया? mr स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब इसको जोड़ दो, तो 2 टाइम्स mr स्क्वायर बाई 4 आ गया, 2 और 4 काट दो, mr स्क्वायर बाई 2 आ गया, mr स्क्वायर बाई 2 आ गया। हाँ बेटा, जो m गैप स्क्वायर है ना, तो गैप में r बाई 2 डाल दिए, तो इसलिए वो स्क्वायर का हो गया, तो स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसको ऐड कर दिए तो स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये हमारा निकल गया i डैश इस एक्सिस के अबाउट, मतलब जब ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे पूरा बड़ा सा रोटेट करेगा ऐसे, तो इसका आंसर आएगा हमारा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इस पर हम अगर एक क्वेश्चन बना दें कि दुश्मन जा रहा है, यहां से सोल्जर जो है वो बम फेंका, अब वो बम ऐसे ऐसे रोटेट करते जा रहा है, ठीक है, तो बम फटे चाहे ना फटे, तो रोटेशन से लड़केगा उस टाइम पे। अब इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी उसको रोटेट करवा रही है, एक काइनेटिक एनर्जी जो उसको आगे ले जा रही है, ठीक है। तो जो आगे जा रहा है उसको हम mv स्क्वायर बाई आर से निकाल, सॉरी हाफ mv स्क्वायर से निकाल लेंगे। अच्छा, हम mv स्क्वायर बाई आर बोले बाई नीचे को क्या था? वेरी गुड, सेंट्रिक फोर्स का, तो हाफ mv स्क्वायर से निकाल लेंगे, तो वो स्क्वायर निकल जाएगी। रोटेशन के लिए हमको i चाहिए, तो i निकल गया, ओमेगा स्क्वायर हम बता देंगे, ओमेगा नहीं देंगे तो नहीं निकल पाएगा, ओमेगा को देना पड़ेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे प्लस हाफ mv स्क्वायर लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और प्लस यहाँ पे वो देंगे कि बम फेंका गया है, क्योंकि वो इंडियन सोल्जर फेंका है तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, वो जाएगा, अब गिरेगा पाकिस्तान में बम पढ़े नहीं एक लेक्चर हमारी खत्म हो रहा है, सोचो। अब अगर मान लो हम ये फ्यूचर में इसलिए कोई यूपीएससी देना है, कोई पाकिस्तान में तो वीडियो देख रहा हो, देखिए गलत है क्या? उड़ाए नहीं थे क्या आप लोग? अभी फिर उड़ाएंगे, पूरी का लिंक डाल देंगे अपने वीडियो में, ठीक है, पूरी मूवी देखेंगे, उसका लिंक डाल देंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सीन ये है कि आपका फीस अगर अच्छा रहेगा तो आप सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी डरेगा। आज भारत को जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अपने पास एटम बम है, पावर रहेगा तब कोई रिस्पेक्ट देगा। फिर से लेक्चर पे आ जाएंगे, पैसा रहेगा तब रिस्पेक्ट देगा। और ये सब चीजें अलग अलग एजुकेशन, कुछ लोग कहते हैं ना भैया लक्ष्मी और सरस्वती का पास रियरली देखने को मिलता है, वो साथ में। जो अमीर है उनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास नॉलेज है, पैसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने साक्षात एक लोग खड़ा है। कुछ लोग रेयर देखने को मिलता है, रेयर देखने को मिलता है बेटा, रेयर मतलब लक्ष्मी और सरस्वती जी साथ में कहीं वास करें, ऐसा रेयर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक से ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है, वेद पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उनकी स्थिति हमारे गांव में भी इतनी खराब है, बहुत खराब है, खराब है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, यहाँ तक उनका जो अपना जो म्यूचुअल मैनर होता है लोगों के साथ, वो भी एकदम घटिया, बातचीत करने का तरीका नहीं है। पैसा चाप के 20 स्कॉर्पियो उनके पास ऐसे ही पड़ी रहती है। इतने लोग हैं ऐसे करके पैसा, लेकिन दोनों आपके पास दोनों रहना चाहिए आपके पास, दोनों रहने का क्या मतलब है? आपको देखो बता रहे, हमको ना एक आदमी बोला था, हम लोग कोटा गए थे, वहां हमसे आदमी बोला ऐसी बहुत मनमानी तय कर रहा, उसके यहाँ पे सारे लड़के नाश्ता पानी करने जाते थे, मेस वाला बोल रहा था, तो ऐसे ही गए हमें, तो बोले भैया मेस में खान दे, तो मतलब नए हैं क्या? हम बोले हाँ, बोले मेस लगा लीजिए, बोले ठीक है देखते। तो बातचीत होने लगी, तो बोला कि अगर हम ये उसके जो नौकर लोग काम करते थे, तो बोला कि यार भैया अगर हम इन 4 नौकरों को नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम आगे जाए क्या कोटा के सबसे बड़े आदमी बनेंगे। बोले पॉइंट तो सही कह रहा है, तो आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा। पहले पता है जब यूट्यूब नए खोले थे ना, तो उस पर लोग ना उल्टा पुल्टा कमेंट करके भाग जाते हैं, गाली वाली मार वाली गाली, और हम क्या करते थे, बुरा होता था डिलीट करते थे।
और ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर कोई गाली दिया या कोई उल्टा पुल्टा लिखा, हम उसका भी टेढ़ा आंसर लिख करके और कमेंट में पिन कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि यार अगर इन कदमों से हम लोग नहीं लड़के जीत सकते या फिर नहीं जवाब दे सके, क्या तुम कल प्रधानमंत्री बनोगे? क्या प्रधानमंत्री बनोगे? और अकेले मिलेंगे? क्यों अकेले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे अकेले। अकेले भाई एग्जाम्पल के तौर पे जो बहुत बड़े बड़े सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, पावरफुल लोग हैं, सीएम, एमएलए, एमपी, वो अगर किसी से अकेले मिलेंगे तो कितने मिनट जिंदा रहेंगे? लोग तो वेट ही कर रहे हैं कि अकेले मिलो। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि समझदारी खो दो। नायक मूवी देखे हो? अनिल कपूर कपड़ा वपड़ा फेंक के भागता है। हाँ। अब जरूरत थी भागने की, तो भागने को नेगेटिव में भागना मत समझो। अगर जरूरत है तो उसको समझदारी कहते हैं। तो बाद में गैंग बनाओ, निपटा हो जाता है। जैसे कृष्ण जी भी भागते हैं महाभारत में एक टाइम के लिए। अच्छा, ऐसा है? भागते नहीं है, वो कहते हैं कि लीला। कभी कभी रण छोड़ देना चाहिए, समझदारी। अच्छा, नहीं ठीक है, वो अपना अपना सेंस है। जहां जरूरत पड़े वहां पे हो जाए, जहां जरूरत पड़े वहां पे हो जाए।